Hello, everyone. Welcome to another session of 100 Minutes to CR. Now, before I begin with this session, first of all, I'd like to thank all of you from the bottom of my heart because जो comments जो मुझे आप लोगों की तरफ से appreciation मिला on my last video, it was overwhelming for me and कोशिश मैंने यही की है कि आज का सेशन भी उतना ही exciting हो. So, as I told you in the last class, that there were going to be four such sessions. Second session is about strengthen and weaken. तो आगे बढ़ते हैं. ये स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया था. नाउ बिफोर आई ये सेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, इट्स डन एंड डस्टेड. आज हम लोग जो कवर करेंगे वो ये वाला सेशन होगा. नाउ ये सेशन भी उसी तरीके से ही कवर होगा. सो आई टेकन सम आर्ग्यूमेंट्स. पहले मैं आपको आपकी गलतियां बताऊंगा. आई टेकन सम आर्ग्यूमेंट्स. हम लोग उनको समझेंगे ऑप्शंस को डिटेल में. हाउएवर, यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस सेशन में टॉपिक्स कवर किए थे उनको भी रखा क्योंकि उनको हम लोग छोड़ नहीं सकते. तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एक पूरा पैकेज बना के दे सकूं जहां पे आप लोगों के लिए सीआर के जो ये टॉपिक्स हैं वो समझना बहुत आसान हो जाए. राइट. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले लास्ट सेशन में मैंने एक क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए छोड़ा था. काफी सारे लोगों ने उसके आंसर्स भी दिए. सो क्वेश्चन क्या था? यू आर गिवन अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय थ्री ऑप्शंस. राइट. थ्री नहीं, एक्चुअली टू है. यहाँ पे ये थोड़ा सा गलती हो गया. Two options. Considering the statement, you are required to identify which of the following options aligns with the statement. कौन सा ऑप्शन जो है स्टेटमेंट के साथ अलाइंड है. राइट. तो अब यहां पे बोल रहा है ओनली द मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन्स. ये इन्फरेंस का क्वेश्चन था. ओनली द मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन्स इन क्रिकेट हिस्ट्री हैव वन द वर्ल्ड कप फॉर देयर कंट्रीज. कि जो मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन्स हैं उन्होंने ही अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप्स जीते हैं. So Ricky Ponting is one of the most deserving captains in the world. So he should have won the World Cup for Australia. Ricky Ponting जो है वो one of the most deserving captains है. So he should have won the cricket World Cup for Australia. Now क्या ये बात सही है? मैंने बोला only the most deserving of the captains in the cricket history have won World Cups for their countries. It doesn't mean कि सारे के सारे मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन्स ने वर्ल्ड कप्स जीते ही है. जो जिसने जीता होगा वो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन्स में से मतलब मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन्स की लिस्ट में से होगा. ही वुड बी वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन्स. लेकिन सारे के सारे मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन्स ने ये जीता हो ऐसा जरूरी नहीं है. सो इवन दो रिकी पॉन्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन्स इन द वर्ल्ड, इट shouldn't necessarily mean कि उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप जीता ही होगा. तो ये जो है वो गलत है. MS Dhoni has not been able to win the World Cup for India, so he is not among the most deserving captains in the world. यार देखो, मैंने आपको ये तो नहीं बोला कि सारे के सारे मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन्स जो हैं वो वर्ल्ड कप जीतते ही हैं. मैंने ये बोला जो जीतेगा वो डेफिनेटली मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन्स की लिस्ट में से ही होगा. लेकिन सारे के सारे मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन्स जीते ऐसा जरूरी नहीं है. सो MS धोनी ने अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता इंडिया के लिए. इट डजंट मीन ही इज नॉट अमंग द मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन्स इन द वर्ल्ड. हो सकता है लेकिन उसने शायद वर्ल्ड कप नहीं जीता. सो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी. राइट. आई होप आपको ये समझ में आया किस तरीके से इसे सॉल्व करना था. सो काफी सारे लोगों ने मेरे को वहां पे सही आंसर भी दिया एंड कुडोस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरे को सही आंसर दिया. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, स्ट्रेंथन एंड वीकन क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं. यूजुअली स्ट्रेंथन एंड वीकन जो है वो साथ साथ ही चलते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथन के लिए रूल्स अलग है, वीकन के लिए रूल्स अलग है. जो रूल्स स्ट्रेंथन के लिए होते हैं उनको ऑपोजिट कर दो एंड यू गेट द रूल्स फॉर वीकन. ठीक है. सो हमें क्या देखना होता है, ये कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी होती है फॉर स्ट्रेंथन क्वेश्चन टाइप्स और वीकन क्वेश्चन टाइप्स. अ न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इफ एडेड टू एग्जिस्टिंग आर्ग्यूमेंट. हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन देखनी होती है जो अगर आर्ग्यूमेंट में जुड़ जाए विल मेक द कंक्लूजन मोर लाइकली टू बी ट्रू. उससे कंक्लूजन को सपोर्ट मिलेगा तो कंक्लूजन और अच्छे से हम लोग बोल पाएंगे कि हाँ दिस इज राइट. और इट विल क्रिएट अ डाउट अबाउट द कंक्लूजन, या फिर वो कंक्लूजन के ऊपर डाउट क्रिएट कर देगा. देखिए, ऑथर जो है कोई चीज 100% 100% श्योरिटी के साथ बोलता है. तो जब हम लोग उसको डाउट क्रिएट करते हैं उसके ऊपर, इट डजंट मीन कि हमने जो कंक्लूजन है उसको गलत प्रूव कर दिया. हमने बस उस श्योरिटी लेवल को 100% से कम कर दिया कि आप अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, तुमने ये तो नहीं सोचा. तो ऑथर बोलेगा हाँ यार शायद ये भी हो सकता था. सो व्हेन यू क्रिएट अ डाउट ऑन ऑथर्स कंक्लूजन,
इट डजंट मीन आपने कंक्लूजन को गलत ही प्रूव कर दिया. इट्स जस्ट दैट यू ब्रिंग टू फोर वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो ऑथर शायद कंसिडर करना भूल गया था, एंड उसकी वजह से श्योरिटी लेवल जो है वो नीचे हो जाता है. If this information is true, then it will accentuate the conclusion. अगर ये information true है तो conclusion को और अच्छे से हम लोग prove कर पाएंगे and make it more logically valid. या फिर it will accentuate the error that the author has committed while drawing the conclusion. तो ये वाला पार्ट जो है स्ट्रेंथन तक का है, या फिर वो इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो ऑथर की एरर को हाईलाइट करेगी. ठीक है, एंड उससे जो श्योरिटी लेवल है कि हाँ यार 100% सही था, वो कम हो जाएगा. ठीक है, से 80% 70% ही, क्योंकि आपने डाउट क्रिएट कर दिया ना उस पर. दीज क्वेश्चंस में ओकेजनली लैक द एग्जैक्ट फ्रेज इफ ट्रू. अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर इफ ट्रू तो दे नहीं रखा, तो क्या करें. देखो, आप जो भी वहां पे ऑप्शंस मार्क करते हो ना, आपको उसको ट्रू मान के ही पढ़ना होता है, और आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या ये अगर ट्रू है तो ऊपर वाले आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है या फिर वीकन कर रहा है, मतलब उससे रिलेटेड भी है या नहीं. सो आप जो भी ऑप्शंस पढ़ोगे इफ ट्रू मान के ही ऑप्शंस को आप पढ़ना चाहिए आपको. ठीक है, सो आपको बस ये देखना है, we have to consider true and find out which one has a positive or a negative bearing on the argument. ठीक है, सो सबसे पहले तो ये बेसिक्स का आप हमेशा ध्यान रखें. नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस गलत क्यों हो जाते हैं यार. यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक्स जो है आप लोगों के लिए हाईलाइट की है. ये मिस्टेक्स यूजुअली आप लोग कमिट करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो गलत क्यों हो जाते हैं. फर्स्ट ऑप्शन टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स रादर देन द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड. यार सबसे पहली गलती ही ये होती है. आज मैंने ऐसी ही कुछ गलतियां आप लोगों के लिए क्वेश्चन में भी रखी है, आप देखिएगा यू विल डेफिनेटली फाइंड योरसेल्फ देयर कि हाँ यार मेरे से भी यही गलतियां होती हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स रादर देन द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड. तो ये क्या है, दिस इज लाइक ऑप्शन कॉमन सेंसिकल नॉलेज को अपील करता है, बट देन वो चीज जो ऑप्शन में डिस्कस की हुई है पैसेज में डिस्कस ही नहीं की हुई है. सो हाउ इज दैट ऑप्शन गोइंग टू स्ट्रेंथन और वीकन योर आर्ग्यूमेंट. हो ही नहीं सकता. सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इंटरप्रिटेशन के टाइम पे ये चीज जो है आप लोग नहीं इंटरप्रेट कर पाते कि ये किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है. ऑप्शन वीकन्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग. ये बहुत बार गलतियां होती है कि एक ऑप्शन आप एक पर्टिकुलर तरीके से सोचते हैं तो आपको लगता है कि यार ये वीकन कर रहा है, लेकिन असल में वो स्ट्रेंथन कर रहा होगा. या फिर आप सोचते हैं कि यार ये स्ट्रेंथन कर रहा है, बट इन रियलिटी वो वीकन कर रहा होगा. तो आपका सोचने का तरीका जो है वो ऑपोजिट होता है, एंड इस वजह से अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन स्ट्रेंथन कर रहा है तो आप वीकन वाला चूज कर देते हैं, एंड आपसे पूछा जाता है कौन सा ऑप्शन वीकन कर रहा है तो आप स्ट्रेंथन वाला चूज कर देते हैं. दिस इज one more reason why your options go wrong. You know only one way of strengthening or weakening the argument. आपको strengthen weaken करने का शायद एक ही तरीका पता है कि bring some external piece of information that has a bearing on the argument. But then there are other methods as well. हो सकता है कि आप एक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑथर ने दूसरा मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रखा है. एंड ऑप्शन चॉइस इज सिंपली अ रीस्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज. ये भी बहुत बार होता है यार कि पैसेज से उठा के एक ऑप्शन यहाँ पे रख दिया. दिस ऑप्शन हैज some piece of information जो पैसेज में है, some piece of information जो बाहर से है. So option is partially from the passage and partially outside the passage, but then it has no bearing क्योंकि it is partially outside the passage. तो this is one more reason कि आपका ऑप्शन क्यों गलत हो जाता है, right? अब देखिए हमें कैसे स्ट्रेंथन या वीकन करना चाहिए. फर्स्ट आप ये मान के चलिए कि प्रीमाइस जो आर्ग्यूमेंट में दे रखी है उसका काम क्या है, वो कंक्लूजन को सपोर्ट करती है. तो अगर हमने उस प्रीमाइस को और सपोर्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं पे कंक्लूजन जो है वो फर्दर स्ट्रेंथन हो रहा है, एंड उस प्रीमाइस पे अगर हमने अटैक कर दिया तो कंक्लूजन जो है वो वीकन हो रहा है. तो ये तो मतलब आप ये वाला जो है वो बहुत कम बार ये मेथड जो है बहुत कम बार आप यूज करते हैं, बट देन दिस इज वन ऑफ द मेथड्स कि जो इंफॉर्मेशन पैसेज में दे रखी है सपोर्ट करती हुई उसको आप फर्दर सपोर्ट करो यूजिंग सम अदर इंफॉर्मेशन, तो कंक्लूजन स्ट्रेंथन हो जाएगा. अगर आप उसी को ही अटैक कर रहे हो तो कंक्लूजन वीकन हो जाएगा. यूजिंग अ प्रीमाइस, सपोर्टिंग अ प्रीमाइस फॉर द कंक्लूजन. ठीक है, सो एक ये वाला मेथड, यूजिंग एन अजम्पशन फॉर द कंक्लूजन. अब देखो अजम्पशन का एक पर्पस ऑब्वियसली कंक्लूजन के लिए कंक्लूजन को सही साबित करना होता है, लेकिन वो कंक्लूजन को स्ट्रेंथन भी तो कर रहा होता है क्योंकि वो एक तरीके का प्रीमाइस ही होता है. इट्स जस्ट दैट वो वहां पे क्लियरली स्टेटेड नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट अजम्पशन. नहीं तो हम उसको प्रीमाइस नहीं बोल दे क्या. सो कहीं ना कहीं पे वो कंक्लूजन को फर्दर स्ट्रेंथन भी करता है. तो कभी कभार क्या होता है कि
आपके सामने जो चार ऑप्शन होते हैं उसमें से एक ऑप्शन जो है वो अजम्पशन होता है, एंड आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। तो वो अजम्पशन है, अजम्पशन के थ्रू स्ट्रेंथन किया गया उसको। तो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग इट। एंड फोर्थ, negating something that might have had a negative or a positive bearing on the argument। कुछ चीज जो वीकन कर सकती थी आपने उसको नेगेट कर दिया तो अल्टीमेटली वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। कुछ चीज जो स्ट्रेंथन कर सकती थी आपने उसकी कोई निगेट कर दिया तो वो वीकन कर देगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग एन आर्ग्यूमेंट। तो दीज आर फोर वेज। अब आपको इसमें से कौन सा वे पता था ये आप जानते हैं, एंड बाकी सारे वेज को भी यूज करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जहां पे कभी ये यूज होगा, कभी ये वाला मेथड यूज होगा, कभी ये वाला मेथड यूज होगा। सो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ बिफोर you solve this question with me, आप इसको एक बार पॉज कर लीजिए, अपने आप इसको सॉल्व कीजिए, बिकॉज you already know the basics, right? मैं जब तक यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं आप फिर वीडियो को प्ले करके आगे देख सकते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, वन समर floods covered low-lying garlic fields situated in the region with large mosquito population। एक एरिया था, लो लाइंग एरिया था जहां पे मस्कीटो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, एंड दैट एरिया वाज कवर्ड बाय फ्लड्स। सिंस mosquitoes lay their eggs in standing water, flooded fields would normally attract mosquitoes। क्योंकि mosquitoes lay their eggs in standing water, तो अगर fields flooded है तो it would attract mosquitoes, yet no mosquitoes were found in the field। फिर भी mosquitoes वहां पे नहीं देखने को मिले। Why? Diallyl sulfide, a major component of garlic, is known to repel several species of insects। जो diallyl sulfide है, it is known to, it is known to repel several species of insects, including mosquitoes। So it is likely कि गार्लिक में जो डाइलाइल सल्फाइड प्रेजेंट होता है उसकी वजह से मस्कीटोज वहां पे पानी में नहीं होंगे। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्ट्रेंथन्स दिस आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले करना क्या होता है, आपको कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना होता है। कंक्लूजन आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद ही तो आप उसको स्ट्रेंथन करेंगे। तो कंक्लूजन क्या है कि पानी में यूजुअली मस्कीटोज हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लड्स आ गई एंड देयर वाज स्टैंडिंग वाटर, फिर भी हमें मस्कीटोज देखने को नहीं मिले, एंड इट मस्ट बी बिकॉज ऑफ डाइलाइल सल्फाइड। ठीक है, सो ये आर्ग्यूमेंट है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको स्ट्रेंथन करेगा। अब आप अगर देखें तो ये बोल रहा है डाइलाइल सल्फाइड इज आल्सो फाउंड इन अनियंस बट एट कॉन्सेंट्रेशंस लोअर देन दैट इन गार्लिक। नाउ मैंने आपको बताया था ना कि ऑप्शन जो है कभी कभार आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड ही नहीं होता। देखो आर्ग्यूमेंट क्या है कि डाइलाइल सल्फाइड की वजह से जो गार्लिक में पाया जाता है उसकी वजह से मस्कीटोज वहां पे नहीं होंगे, लेकिन दिस टॉक्स अबाउट डाइलाइल सल्फाइड हमें अनियंस में भी देखने को मिलता है। ये तो आर्ग्यूमेंट से भटका रहा है, इट्स अ डिस्ट्रैक्टर। सो ये इसको स्ट्रेंथन कर ही नहीं सकता। ठीक है, so this is not your option। By the end of summer, most of the garlic plants in flooded fields had been killed by waterborne fungi। अब ये बोल रहा है कि समर के एंड में गार्लिक प्लांट्स वैसे ही मर चुके थे। सो ये कहीं ना कहीं पे स्ट्रेंथन के बजाय वीकन कर रहा है, क्योंकि गार्लिक प्लांट्स वर ऑलरेडी डेड, तो वो डाइलाइल सल्फाइड जो है वैसे भी रिलीज कर नहीं सकते, तो मस्कीटो को वो कैसे रिपेल करेंगे। तो ये स्ट्रेंथन थोड़ा कर रहा है, ये तो वीकन कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग कभी कभार ऐसा ऑप्शन चूज कर लेते हैं जो स्ट्रेंथन के बजाय वीकन करे या वीकन के बजाय स्ट्रेंथन करे। देख लीजिए, ये वैसा ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, pest repellents that farmers used to protect crops from pest damage had no effect on mosquitoes। Now, before we move ahead, इस ऑप्शन को एक बार वापस से हम लोग इवेल्युएट करते हैं। पेस्ट रिपेलेंट्स जो फार्मर ने यूज किया था टू प्रिवेंट पेस्ट्स फ्रॉम डैमेजिंग द क्रॉप, उसका मस्कीटोज के ऊपर कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दिस इज ऑप्शन सी। वाई ऑप्शन सी? देखो अगर ये बात इसको मैं ना निगेट कर दूं, इसको मैं बोल दूं कि पेस्ट रिपेलेंट्स जो फार्मर्स ने यूज किए थे मस्कीटोज उसकी वजह से मर गए, यानी कि डाइलाइल सल्फाइड हैड नो रोल। अब मैंने इसी को ही नेगेट कर दिया, मैंने बोला जो पेस्ट रिपेलेंट्स फार्मर्स ने यूज किए थे टू रिपेल मस्कीटोज, उनका मस्कीटोज के ऊपर कोई इंपैक्ट ही नहीं आया, यानी कि वाकई में ये मस्कीटोज जो प्रिवेंट हुए होंगे वो डाइलाइल सल्फाइड की वजह से ही प्रिवेंट हुए होंगे। यानी कि एक ऑप्शन जो वीकन कर सकता था मैंने उसको निगेट कर दिया, एंड वो जो है वो स्ट्रेंथन करने लग गया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन सी।
डी क्या बोल रहा है? मस्कीटोज आर नोन टू बी ससेप्टेबल टू टॉक्सिन्स इन प्लांट्स अदर देन गार्लिक सच एज मैरीगोल्ड्स। गार्लिक में जो टॉक्सिन्स होते हैं मस्कीटोज का, मस्कीटोज पे उसका कोई असर ही नहीं होता, तो ये तो वीकन कर रहा है। तो हाउ कैन दिस बी योर आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन सी। आई होप आपको ये समझ में आया। सो जो जो एरर्स मैंने आपको बताई कि यूजुअली आप ऐसी एरर्स करते हैं, एग्जैक्टली वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग वीकन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग। आपको इस वीडियो को पॉज करना है। यू नो द बेसिक्स, वीकन कैसे सॉल्व किया जाता है। सो पॉज दिस वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड उसके बाद इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। बट बिफोर दैट डू हिट द लाइक बटन एंड शो अस योर लव। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए कैसे प्रूव हो रही है, मतलब हाउ डू यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। वो बोल रहा है हीलिका, a new drug that can cure a common disease that until now has been fatal for 50% of those infected is made from the root of New Zealand banana nut tree. हीलिका एक नया एक नया ड्रग है जो न्यूजीलैंड में मिला, न्यूजीलैंड में एक बनाना नट ट्री मिलता है, उसकी रूट से बनता है। ठीक है, हीलिका द बनाना नट ट्री इज रेयर इन न्यूजीलैंड। ठीक है, एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रूट आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेक हीलिका। बनाना ट्री जो है न्यूजीलैंड में वैसे भी रेयर है, एंड उस हीलिका को बनाने के लिए बहुत सारी रूट्स चाहिए, यानी कि बहुत सारे पेड़ जो है हमें काटने पड़ेंगे। ठीक है, therefore if helica remains in production, the banana nut tree will eventually become extinct. तो अगर हीलिका प्रोडक्शन में रहेगी तो बनाना नट ट्री जो है वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ जाएगा। अब इसको वीकन करना है। सबसे पहले हमें ओपिनियन ढूंढना है। ओपिनियन क्या है? ओपिनियन ये है कि अगर हीलिका प्रोडक्शन में रही तो बनाना नट ट्री जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसे वीकन करना है। तो हम लोग अगेन सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हैं। हीलिका इज एक्सपेंसिव। अब देखो ये एक बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, एंड मैं इसको एक बार यहाँ पे साइड में रखता हूँ। ये क्या बोल रहा है? हीलिका इज एक्सपेंसिव एंड a common man is anyway unable to afford this medicine. सही बात है, कॉमन मैन जो है वो इसको अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। तो एनीवे जो बनाना नट ट्री है वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आएगा ही नहीं। ठीक है, सो इट्स अ वेरी क्लोज ऑप्शन। तो एक बार इसको हम लोग साइड में रखते हैं। ये बोले बनाना नट रूट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे ऑप्शन मिल भी जाए तो भी आप बाकी ऑप्शंस जो हैं वो जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? Banana nut roots are already considered a gourmet delicacy in many parts of the world. Banana nut roots जो हैं, they are already considered a gourmet delicacy in many parts of the world. या ये ऑलरेडी लोग इसको खाते हैं, इट्स अ gourmet delicacy. But then ये जो है उसको वीकन थोड़ी ना कर रहा है। दिस टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स कि यार बनाना नट रूट, बनाना नट ट्री का रूट जो है वो इस पर्पस के लिए भी काम आता है। तो अगर वो इस पर्पस के लिए भी काम आता है तो कहीं ना कहीं पे ये वीकन थोड़ी ना कर रहा है, ये तो उसको स्ट्रेंथन कर रहा है कि भाई वो ऑलरेडी लोग उसको खाते हैं, एंड लोग ऑलरेडी उसको खाते हैं, एंड अब आप उससे मेडिसिन भी बना रहे हो, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गो एक्सटिंक्ट। तो ये तो उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। आपका आंसर हो ही नहीं सकता अगर आप लोगों ने ये आंसर मार्क किया है तो। इंश्योर मैंने आपको बताया था कभी कभार हम लोग वीकन ढूंढते हैं लेकिन स्ट्रेंथन कर बैठते हैं, वैसा ही ऑप्शन है। द कंपनी दैट होल्ड्स द पैटेंट टू हीलिका हैज एक्सक्लूसिव राइट्स टू प्रोड्यूस द ड्रग फॉर अनदर 10 years। डिस्ट्रैक्टर है क्योंकि इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ये तो बता रहा है कि कंपनी के पास हीलिका को प्रोड्यूस करने के लिए 10 साल का लाइसेंस और है। बट देन हाउ डज दैट मैटर? हमें तो ये प्रूव करना है कि बनाना नट ट्री जो है वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर एग्रीकल्चरलिस्ट टू ग्रो बनाना नट ट्री इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब एक बात मेरे को बताओ, जस्ट बिकॉज हीलिका जो है वो न्यूजीलैंड बनाना नट ट्री से बनती है, डज इट मीन कि बनाना नट ट्री न्यूजीलैंड के अलावा दूसरे देशों में सो ही नहीं, मतलब दूसरे देशों में क्रॉप नहीं किया जा सकता? दूसरे देशों में भी तो हो सकता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी क्लोज ऑप्शन। इनफैक्ट मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नाउ व्हाई इज ए इनकरेक्ट? बहुत क्लोज ऑप्शन है। वो बोल रहा है हीलिका इज एक्सपेंसिव एंड कॉमन मैन की पहुंच से वैसे भी वो बाहर है, तो एनीवे बनाना नट ट्री जो है वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा। लेकिन हमको ये थोड़ा बता रखा है कि जो ये कॉमन डिजीज है ये अमीरों को होती है या गरीबों को होती है। हो सकता है कि
इसने वैसे ही बोल रखा है कि हीलिका को बनाने के लिए बहुत सारा रूट चाहिए एंड बहुत सारे अमीरों को अगर ये डिजीज हो गई तो एनीवे दवाई का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड दवाई का प्रोडक्शन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा डेफिनेटली दिस ट्री इज गोइंग टू गो एक्सटिंक्ट। तो हमें ये नहीं बता रखा कि कॉमन मैन को होती है या फिर अमीरों को होती है। तो एनीवे ये ऑप्शन केवल हमारे कॉमन सेंस को अपील कर रहा था बट देन दिस इज इनकरेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है। सो अब देखो हुआ क्या कि पिछले वाले सेशन में मुझे ये कहा गया कि सर छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स पे तो ये सॉल्व हो जाता है, पैसेजेस पे नहीं हो पाता। तो इस बार मैंने पैसेज ही लिया है कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, नुआंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, छोटे ऑप्शंस आई मीन छोटे क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट विल मूव टू पैसेज। अब देखो आपके सामने ये एक पैसेज रखा हुआ है एंड मैंने अगेन जो एक्सरसाइज मैं आपको करवाता हूँ तो वो वाली एक्सरसाइज भी मैंने यहाँ पे की हुई है। बट फर्स्ट लुक एट द पैसेज। तो हम लोग की आइडियाज एक्सट्रैक्ट करेंगे, एग्जैक्टली आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। 3 decades after India's last penicillin manufacturing unit was shut down, the country will start producing this active pharmaceutical ingredient or bulk drug used in several antibiotics. 3 दशक पहले, 30 साल पहले लास्ट यूनिट बंद कर दी गई थी लेकिन अब कंट्री इसे वापस प्रोड्यूस कर रही है। अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन जी विल रिज्यूम दिस ईयर। तो देखो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ये आपको मॉक्स में सिंप्लीफाई करके लिखना नहीं है, बस आपको अपने दिमाग में सिंप्लीफिकेशन करना है। सो इंडिया विल रिज्यूम पेनिसिलिन जी प्रोडक्शन आफ्टर 3 decades। इतना सा ही तो बोल रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा, this was phased out in 1990s when countries' markets were flooded with cheaper alternatives, largely from China. The decline in API production was noticed only in a few circles until 2019 when supply chains were disrupted following China's stringent regulations on its industry. उस टाइम पे चाइना चीपर ऑल्टरनेटिव सप्लाई कर मतलब चीपर पेनिसिलिन सप्लाई कर रहा था एंड इसलिए इंडिया ने उसको बंद कर दिया प्रोड्यूस करना एंड सारा का सारा इंपोर्ट हो रहा था। ठीक है, लेकिन बाद में चाइना ने रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट कर दिया तो सप्लाई की शॉर्टेज हो गई। तो देखो यही है। बोल रहा था प्रोडक्शन वाज फेज्ड आउट इन 1990s ड्यू टू चीपर ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम चाइना बट सप्लाई चेन्स वर डिसरप्टेड इन लेट 2019 ड्यू टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट वो बोल रहा है द रिजम्पशन ऑफ पेनिसिलिन मैन्युफैक्चरिंग ओज इन ग्रेट मेजर टू गवर्नमेंट्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। पीएलआई स्कीम बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे The COVID pandemic made the problem grave and API shortages threatened to have serious ramifications outside India's borders, given the country's status as largest manufacturer of generic medicine. And फिर COVID आया, problem और compound हो गई। तो यही है, the pandemic exacerbated the shortage and problem और आगे बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, the resumption of penicillin manufacturing owes in great measure to government's production linked scheme as PNG manufacture is cost intensive and involves complex processes। कि भाई ये जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बनता है एंड पीएलआई स्कीम जो है वो वापस प्रोडक्शन को रिज्यूम करने में हेल्प करेगी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ड्रग मैन्युफैक्चरर्स ने इसे आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई बाहर से बन के आ जाए, हम लोग इंडिया में इंपोर्ट कर लेंगे। आगे उसने बोला द सिचुएशन हैज कंपाउंडेड इन लास्ट फ्यू इयर्स बिकॉज चाइनीज पेनिसिलिन मेकर्स हैव बीन प्रोड्यूसिंग वेल बिलो देयर कैपेसिटी इन 2019। पब्लिक सेक्टर हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ने बोला दैट वी वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस दिस इन बल्क क्वांटिटी। तो देखो वो बोला पेनजी प्रोडक्शन इज कॉस्ट इंटेंसिव एंड इन्वॉल्व्स complex processes. The resumption is largely due to government's PLI scheme. पेनजी का जो ये प्रोडक्शन है इट्स कॉस्ट इंटेंसिव। ठीक है, एंड इसीलिए इन मैन्युफैक्चरर्स ने इसे आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया था लेकिन पीएलआई स्कीम की मदद से वापस ये बिगिन हुआ। आगे उसने बोला about the same time Department of Health Research informed Ministry of this ministry that India needs 13 million doses of penicillin in next 3 years to deal with the bacterial infection that causes rheumatic fever, and India has amongst highest death rates from this illness, and it will also save us from using broad spectrum antibiotics जो essential या good bacteria को भी body में kill कर देता है। तो देखो India needs a lot of doses of penicillin to combat bacterial infection and avoid using
एंड टू अवॉइड यूजिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो बॉडी में एसेंशियल बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं। लास्ट में वो यही बोल रहा है कि हाउ पेनिसिलिन इज गोइंग टू यू नो हेल्प, वो बोल रहा है हाउ पीएलआई स्कीम इज गोइंग टू हेल्प सपोर्ट दीज मैन्युफैक्चरर्स एंड चैलेंज बस इतना ही होगा कि दे शुड आल्सो मेक श्योर दैट द कंपनीज कैन सस्टेन देमसेल्व्स वंस द गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग इज ओवर। सो इसमें बता रखा है कि किस तरीके से अगले 5 to 6 years के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी थ्रू पीएलआई स्कीम एंड वंस दैट इज डन, दैट इज ओवर, चैलेंज ये भी रहेगा कि अब कंपनीज अपने आप सस्टेन करें। सो देखो, द चैलेंज इज टू मेंटेन अफोर्डेबिलिटी एंड इंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंपनीज आफ्टर पीएलआई स्कीम सपोर्ट एंड्स। ठीक है, सो नाउ यू डोंट नीड पैसेज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विद की आइडियाज। ये रहा, तो देखो, India will resume penicillin production after 3 decades. Production was phased out because of China and COVID-19 में because China supplied cheaper penicillin and COVID-19 पैंडेमिक में ये प्रॉब्लम जो है फिर बढ़ने लग गई क्योंकि चाइना ने रेगुलेशंस अप्लाई कर दिए थे। फिर बोला पेनिसिलिन का जो प्रोडक्शन है इट्स कॉस्ट इंटेंसिव एंड इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, तो इसीलिए कंपनीज ने आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया था। बट पीएलआई स्कीम की वजह से वी आर रिज्यूमिंग द प्रोडक्शन। India needs a lot of doses of penicillin to combat bacterial infection and to avoid using broad spectrum antibiotics. And challenge यही होगा कि after this scheme is over, companies are able to sustain themselves, right? So ये पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट है हमारे सामने। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, which of the following, if true, would most strengthen the argument that PLI scheme will significantly contribute to India's self-reliance in API production for antibiotics? कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस पॉइंट को स्ट्रेंथन करेगा? क्योंकि पीएलआई जो है वो रिज्यूम करवा रहा है, फिर चैलेंज इस चीज का है कि आफ्टर पीएलआई इज ओवर कंपनीज अपने आप को सस्टेन कर पाए, प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे, ऐसा नहीं कि पीएलआई खत्म हो जाए एंड प्रोडक्शन भी बंद हो जाए। सो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो स्ट्रेंथन करेगा कि पीएलआई स्कीम विल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इंडिया सेल्फ रिलायंस इन एपीआई प्रोडक्शन? इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगा पीएलआई की वजह से। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस है। तो आप इसको सॉल्व करें मेरे साथ, उससे पहले इसको पॉज करके अपने आप सॉल्व करें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। The PLI scheme offers financial incentives to companies investing in advanced API manufacturing technology. ठीक है, पीएलआई स्कीम जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर करती है टू कंपनीज इन्वेस्टिंग इन एपीआई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में। अब देखो, मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन ऐसा होता है जो हमें क्लोज लगता है लेकिन पैसेज में डिस्कस किए हुए सब्जेक्ट को वो अपील ही नहीं करता। पैसेज में बोल रखा है कि जो पीएलआई है वो एपीआई मैन्युफैक्चरर्स को, मतलब जो पेनिसिलिन के प्रोडक्ट पेनिसिलिन को मैन्युफैक्चर करेंगे उनको हेल्प करेगी, राइट? दिस टॉक्स अबाउट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, एपीआई इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये तो बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स में यूज होता है, तो बहुत अलग अलग टाइप ऑफ केमिकल्स की यहाँ पे बात की हुई है एंड दिस ओनली टॉक्स अबाउट पेनिसिलिन प्रोडक्शन। ठीक है, सो देखो ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे डिस्कस, मतलब ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ। सो इट्स अ डिस्ट्रैक्टर, ये बिल्कुल गलत है। इट्स टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड दिस टॉक्स अबाउट मैन्युफैक्चर ऑफ पेनिसिलिन। तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्लोज था। Few multinational pharmaceutical companies have expressed interest in PLI scheme और API production. Few, देखिए आपके पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है a few which is a positive word, ठीक है, एंड एक होता है few. Few का मतलब few is negative in connotation, मतलब कुछ ही। I have a few friends, मेरे कुछ दोस्त हैं, पॉजिटिवली कह रहा हूं। I have few friends, मेरे कुछ ही दोस्त हैं, नेगेटिवली बोल रहा हूं। सो बोल रहा है few multinational pharmaceutical companies have expressed interest in the PLI scheme. तो ये तो वीकन कर रहा है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। देखिए थोड़ा थोड़ा जो है कभी कभार ग्रामर भी काम आता है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ एपीआई प्रोडक्शन इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज बाय 25% आफ्टर पीएलआई स्कीम। सो देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था मैन्युफैक्चरर्स को कि भाई इंपोर्ट करना सस्ता पड़ रहा था बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस
कंपनीज आउटसोर्स कर देती थी क्योंकि इंपोर्ट करना सस्ता पड़ रहा था। अब मैंने अगर बोला कि पीएलआई अप्लाई होने के बाद कॉस्ट जो है इट इज गोइंग टू कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इज गोइंग टू डिक्लाइन बाय 25%। दिस क्लियरली शोज दैट पीएलआई is going to help India become self reliant, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स जो है कॉस्ट कम होने की वजह से अब वो यहीं पे प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। सो सी इज योर आंसर। एंड व्हाट डज डी से? देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल फॉर एपीआई प्रोडक्शन। अब देखिए, एपीआई प्रोडक्शन अगेन एक ब्रॉड टर्म है एंड मेरे पास यहाँ पे दो क्लोज ऑप्शंस है। सी इज अ बेटर वन क्योंकि वो सीधा उस पर्टिकुलर पॉइंट को अटैक कर रहा है जो पॉइंट पैसेज में मेंशन है। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि पैसेज में अगर कोई प्रीमाइस दे रखी है तो डायरेक्टली उस प्रीमाइस को अगर हम लोग यूज करते हैं टू फर्दर स्ट्रेंथन द कंक्लूजन, वो एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो पैसेज में हमको कॉस्ट वाला पार्ट ही तो बता रखा था, तो मैंने आंसर भी तो वही चूज किया। दिस टॉक्स अबाउट वर्कर अवेलेबिलिटी, लेकिन वर्कर अवेलेबिलिटी पहले कंस्ट्रेंट था या नहीं था हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। सो व्हाई वुड आई चूज ऑप्शन डी? आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट, सो सी इज योर आंसर, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। Next, which of the following, if true, would most seriously weaken the claim that resuming production of penicillin in India will address country's vulnerability to API shortages? तो हमें अब आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है। पीएल आर्ग्यूमेंट क्या है? पीएलआई के आने से कंपनीज जो है दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग पेनिसिलिन इन इंडिया एंड बस चैलेंज ये रहेगा कि आफ्टर पीएलआई गेट्स ओवर कंपनीज अपने आप को सस्टेन कर पाए एंड प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे। ठीक है, अब उसको वीकन करना है कि पेनिसिलिन के प्रोडक्शन को रिज्यूम करने से भी इंडिया की जो वल्नरेबिलिटी है वो खत्म नहीं होने वाली है। मतलब आर्ग्यूमेंट तो यही दे रखा है कि पेनिसिलिन जो है जब उसका प्रोडक्शन बिगिन करेंगे तो हमारी वल्नरेबिलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको वीकन करना है। तो देखो, अगेन यू नीड टू पॉज इट, सॉल्व इट ऑन योर ओन, फिर उसको आगे कंटिन्यू करना। द ग्लोबल डिमांड फॉर पेनिसिलिन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन ओवर द नेक्स्ट डेकेड। अब आपको लग रहा होगा ये क्लोज ऑप्शन है, बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, लेकिन इनकरेक्ट है। आपको लग रहा होगा कि ग्लोबल डिमांड जो है वो कम हो जाएगी तो वो सप्लाई इंडिया के पास आ जाएगी एंड इंडिया की वल्नरेबिलिटी जो है वो वैसे भी खत्म हो जाएगी, तो फिर पेनिसिलिन के प्रोडक्शन को बिगिन करने की जरूरत नहीं है। बट मेरे को एक बार बताओ, ऐसा कहाँ कह रखा है कि अगर अमेरिका पेनिसिलिन की मांग कम कर देगा तो वो जो एक्स्ट्रा सप्लाई है वो इंडिया के पास आ जाएगी? वी कैन नॉट से दैट। ये तो आपने अपने कॉमन सेंसिकल नॉलेज के बेसिस पे इसको कह दिया, पैसेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रखा, सो फिर ये आपका ऑप्शन भी नहीं बन सकता। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। बी बोल रहे हैं इंडिया लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस पेनिसिलिन एट अ स्केल कंपैटिटिव विद इंपोर्ट्स। नाउ दिस इज योर आंसर। ये आंसर इसीलिए क्योंकि इंडिया के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो इंपोर्ट्स जितने करता है उतना ही मैन्युफैक्चर वो इंडिया में कर पाए। ठीक है, सो अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप पेनिसिलिन का प्रोडक्शन नो डाउट बिगिन कर दो इंडिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी वल्नरेबिलिटी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी बिकॉज यू डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। गेटिंग माय पॉइंट? सो बी जो है वो करेक्टली उसी चीज को एड्रेस कर रहा है जो पैसेज में मेंशन है, यानी कि पैसेज में अगर कोई प्रीमाइस मेंशन है आप उसको फर्दर सपोर्ट करो या उसको अटैक करो एंड ये जॉब्स डन। स्ट्रेंथन में मेनली ये देखा जाता है। बोला मेजॉरिटी ऑफ पेनिसिलिन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी patents are held by foreign companies. Majority of patents are held by foreign companies. तो क्या हुआ? ऐसा थोड़ा ना बोल रखा है कि फॉरेन कंपनीज हैं तो वो इंडियन कंपनीज को या फिर जो भी कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है पेनिसिलिन उसको लेंड नहीं करेगी अपने पैटेंट्स। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा चार्जेस ले लेगी ना कि हाँ ठीक है चलो हमारी टेक्नोलॉजी तुम यूज कर सकते हो एंड हमें इसके चार्जेस दे देना और वो हो जाएगा। तो ऐसा मना थोड़ा ना कर रखा है, तो फिर ऑप्शन सी आपका आंसर क्यों होगा? And D, companies manufacturing in India will have to import majority of resources from other countries. ये भी बहुत क्लोज ऑप्शन है। अब ये बोल रहा है कि हमें रिसोर्सेज मंगवाने पड़ेंगे जी। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया है, आई नो, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी गलत क्यों है? क्योंकि वो बोल रहा है कि हमें रिसोर्सेज बाहर से, मतलब रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से मंगवाना पड़ेगा फिर इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सपोज अभी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर जो है चाइना में होता है, मान लिया, तो क्या ये पता है कि चाइना रॉ मटेरियल चाइना में ही प्रोड्यूस करता है? हो सकता है कि चाइना रॉ मटेरियल थाईलैंड में चाइना जो रॉ मटेरियल है वो थाईलैंड से इंपोर्ट करता हो या फिर दूसरी छोटी मलेशिया से इंपोर्ट करता हो। तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना इज नॉट एन इश्यू।
इशू ये है कि मैन्युफैक्चर इंडिया में होना चाहिए, तो रॉ मटेरियल कहीं से भी इंपोर्ट करो, तो दिस डजंट कंट्रीब्यूट और दिस डजंट वीकन एट ऑल। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। एंड अगेन जो पिछली क्लास में हमने टॉपिक समझा था, इसका तो करेक्ट आंसर बी है। जो पिछली क्लास में हमने टॉपिक समझा था अजम्पशन का, सो यहाँ पे पैसेज में आपको एक ये लाइन दे रखी है, आपको इस पर्टिकुलर लाइन का अजम्पशन आइडेंटिफाई करना है। वो बोल रहा है द रिजम्पशन ऑफ पेनिसिलिन मैन्युफैक्चरिंग owes in great measure to government's production linked incentives, as Pen G manufacture is cost intensive and involves complex fermentation and extraction process. That's why drug manufacturers find it prudent to outsource their production. ठीक है कि भाई पेनिसिलिन प्रोडक्शन जो है वो पीएलआई की वजह से वापस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड कॉस्ट इंटेंसिव भी है, इसलिए कंपनीज जो हैं उसे आउटसोर्स करती थी। इसका अजम्पशन क्या होगा? पॉज दिस वीडियो, सॉल्व इट ऑन योर ओन, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, पेनिसिलिन इज एन इंपॉर्टेंट एपीआई दैट बेनिफिट्स द सिटीजंस ऑफ इंडिया। पेनिसिलिन इज एन इंपॉर्टेंट एपीआई that benefits citizens of India। बहुत ब्रॉड assumption यहाँ पे रख दिया है, स्कोप को बिल्कुल ही ब्रीच कर रहे हैं। सिटीजंस ऑफ इंडिया, क्या सारे सिटीजंस को बेनिफिट करता है? किसी को डायबिटीज नहीं है उसको भी बेनिफिट करेगा, उसको उसके लिए तो फर्क ही, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि इंडिया मैन्युफैक्चर करता है या फिर बाहर से इंपोर्ट करता है। The cost of producing penicillin in India with benefits of PLI should be less than that of outsourcing penicillin production. This is your answer. ये आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि पीएलआई की वजह से पेनिसिलिन प्रोडक्शन जो है वो वापस बिगिन हो रहा है, एंड पेनिसिलिन प्रोडक्शन अगर वापस बिगिन हो रहा है तो डेफिनेटली कॉस्ट को कम होना होगा, क्योंकि इंडिया में कॉस्ट अगर सेम है या फिर मतलब जितना इंपोर्ट, लेट्स से 100 रुपए का इंपोर्ट पड़ता है, अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट भी 100 रुपए आ रहा है, तो डू यू थिंक मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे? वो सोचेंगे यार कौन मेहनत करता है यार, बाहर से ही मंगवाओ। तो या तो कॉस्ट 100 रुपए से कम है तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा। सो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पेनिसिलिन आफ्टर पीएलआई should be less than that of outsourcing penicillin production। तो आउटसोर्स करने पर जो मतलब हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं 100 रुपए का पड़ता है, तो पीएलआई के बाद, क्योंकि उसने बोला ना पीएलआई आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग जो है बिगिन होगी, तो यानी कि पीएलआई के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग की कॉस्ट से कम ही होने वाला है, तभी तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बिगिन होगी। सो बी इज योर आंसर। सी बोल रहा है रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग पेनिसिलिन इन इंडिया इज चीपर देन दैट अवेलेबल इन अदर कंट्रीज। ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा है यार, इट्स अ डिस्ट्रैक्टर। रॉ मटेरियल इंडिया में हो या फिर बाहर हो, क्या फर्क पड़ता है? वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि पैसेज उसी के ऊपर ही है, ठीक है। और ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पेनिसिलिन इन इंडिया विद बेनिफिट्स ऑफ पीएलआई। एंड आप अगर मेरे को बोलोगे कि सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल भी तो आता है, तो भाई बहुत सारी चीजें और भी आती है, दिस इज नॉट द ओनली पार्ट। तो हो सकता है रॉ मटेरियल महंगा हो, बाकी सारी चीजें सस्ती हो, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। हो सकता है रॉ मटेरियल सस्ता हो, बाकी सारी चीजें महंगी हो, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो सी इज नॉट योर आंसर। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पेनिसिलिन इन इंडिया विद द बेनिफिट्स ऑफ पीएलआई इज मोर देन, ये तो वीकन कर रहा है। हाउ कैन दिस बी योर आंसर? ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पेनिसिलिन इज मोर देन दैट ऑफ आउटसोर्सिंग कॉस्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन बी। आई होप आपको ये समझ में आया। सो कैसा लगा ये आज का सेशन, आप मुझे जरूर बताइएगा। एंड बिफोर आई लीव यू ऑल, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे एंड इसका आंसर अगेन आप मेरे को चैट बॉक्स में दे सकते हैं, एंड ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो कैसा लगा आज का ये सेशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस सेशन, एंड और क्या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं ये मेरे को जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। आज के लिए इतना ही। आई थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम टुडे। यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।